गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक आरोह है। आरोह में अपना जो चैप्टर है वो चल रहा है सुमित्रा नंदन पंत का। तो उनका जो जीवन परिचय वो अपन देख चुके हैं। उन्होंने बताया है विशेष तौर से किसके बारे में, प्रकृति के बारे में। प्रकृति के बारे में उन्होंने विशेष तौर से लिखा है। प्रगतिशील कवि थे, आधुनिक काल के कवि थे और प्रकृति के चितेरे कवि के रूप में उन्हें जाना जाता है। यहाँ इन्होंने जो कविता लिखी है किसान से संबंधित लिखी है कि किसान की पीड़ा कैसी है, तो उस चीज़ को उन्होंने आँखों के माध्यम से व्यक्त किया है। तो इस कविता को हम देखेंगे। अंधकार की गुहा सरीखी। अंधकार में क्या होता है भाई, अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है। तो उसी के समान क्या बताया जा रहा है कि उसकी जो अंधकार की गुहा, गुहा यानी गुफा, सरीखी यानी समान, तो उसकी उन आँखों से डरता है मन। अब जो आपका किसान है उसकी आंखें कैसी हैं, उसमें क्या छाया हुआ है, अंधेरा छाया हुआ है। और यहाँ अंधेरे से मतलब ये नहीं कि कालापन, कालेपन से मतलब है निराशा। तो किसान जो है उसकी आंखों में क्या छाई हुई है, निराशा छाई हुई है। और उन आंखों की तरफ अगर हम देखते हैं तो हमारे मन में एक डर सा पैदा हो जाता है कि इसके मन में कितनी निराशा छाई हुई है, कितना अंधकार छाया हुआ है। भरा दूर तक उनमें दारुण दिन ने दुख का नीरव रोदन। उसमें क्या है, दूर दूर तक दुख, पीड़ा, गरीबी, इन सभी का रोदन यानी दुख जो है वो भरा हुआ है, पानी जो है, नीरव जो है वो भरा हुआ है। तो इस प्रकार से जो आपकी किसान है उसकी दुख, दरिद्रता और उसकी जो निराशा है उसका वर्णन जो है यहाँ कर रहे हैं। वह स्वाधीन किसान रहा, यानी किसी जमाने में किसान भी क्या था, स्वाधीन था। स्वाधीन किसको कहते हैं, एक तो होते पराधीन, दूसरे के दिन, एक था स्वाधीन यानी स्वतंत्र। तो यहाँ जो किसान है पहले क्या था, एकदम से स्वतंत्र था। अभिमान भरा आंखों में इसका। अब पहले की जो बातें हैं उनको याद करके कि मैं किसी जमाने में स्वतंत्र रहा था, अपनी इच्छा से जिया करता था, अपनी इच्छा से खेती बाड़ी करता, अपनी इच्छा से उनको बेचता। तो अब क्या है, उसकी आंखों में अभिमान भरा हुआ है उन बातों को याद करके कि आज भी वो उन चीज़ों को अगर याद करता है तो उसके मन में ये क्या बोलते, खुशी, प्रसन्नता जो है, अहंकार से मतलब यहाँ है प्रसन्नता जो है वो छा जाती है। छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश बह खिसका। अब मझधार यानी बीच में ही, अब ये जो सारी बातें वो याद कर रहा है क्योंकि बीती हुई बातें हैं। तो ये सारी बातें जो है वो उसे बीच में ही छोड़ करके इस संसार से किनारा कर गई, उसे छोड़ गई। यानी ये जो बातें हैं सारी की सारी कैसी हैं, बीती हुई है। तो संसार कगार सदृश भय किसका, सदृश यानी समान। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये संसार जो है उसी के साथ, ये जो बातें जो है सारी उसी के साथ बह गई है, यानी सिर्फ उसकी यादें जो हैं वो बन करके रह गई है। अब इनकी ये जो बातें हैं उस समय की वो सारी अब क्या होती है, उसको याद आती है। किस तरीके से, लहराते हुए खेत द्रंगों में, द्रंगों यानी नेत्रों में, आज भी उसकी आंखों में उसके लहलाते खेत जो थे, हरे भरे खेत जो थे वो आज भी उसे याद आते हैं। हुआ बेदखल वह अब जिनसे, अब क्या हो गया, वो उनसे बेदखल हो गया। बेदखल से मतलब है उसे निकाल दिया गया वहाँ से। क्यों, क्योंकि आपके जो पूंजीपति वर्ग है, जमींदार लोग हैं, उन्होंने क्या कर लिया, उन पे कब्जा कर लिया, अधिकार कर लिया है। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से, तृण तृण यानी तिनके तिनके से, यानी खुशियाँ जो थी वो क्या थी, उसके जीवन में उस हरियाली के हर एक कण से प्रसन्नचित हुआ करती थी। यानी उसे देख करके उसका रोम रोम जो है वो प्रसन्नचित रहा करता था। अब ये जो यादें हैं वो सिर्फ उसके मन में बन करके रह गई हैं। आंखों ही में घुमा करता वह उसकी आंखों का तारा। अब आंखों में ही घुमा करता उसकी आंखों का तारा से मतलब क्या है भाई, आंखों का तारा मुहावरा भी अपने पास हिंदी में किसको कहते हैं, आंखों का तारा, बहुत प्रिय। अब उसका जो बेटा था, जो आंखों का तारा था, वो अब उसकी आंखों में ही घुमा करता है, यानी सिर्फ उसकी यादें ही शेष रह गई है। क्यों, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। अब कारकुनों यानी जमींदार लोग, अगर उनका ऋण वगैरह नहीं दिया जाता, उनका कहना नहीं माना जाता, तो वो क्या करते थे, अपने आदमी बेच करके किसानों पर अत्याचार किया करते थे। तो यहाँ अब उसका जो बेटा है उसको किसने मार दिया, जमींदार के जो आदमी है उन्होंने लाठी से मार दिया। और भरी जवानी में, यानी क्या था, वो युवा था, जवान था,
और जवानी में ही उसे मार दिया गया। ये जो बात है वो अब उसकी आंखों में घुमा करती है, यानी यही जो बात है उसको बार बार याद आती है कि किस तरीके से जमींदारों ने उसे मार दिया था, वो भी भरी जवानी में, एक पिता के सामने एक पुत्र की मृत्यु। बिका दिया घर द्वार, अब क्या था, उनका जो घर है वह भी क्या हो गया, बिक गया। क्यों? क्योंकि उनसे ऋण लिया हुआ था, अब ऋण नहीं चुका पाएंगे तो क्या होगा, वो उनके घर द्वार भी ले लेंगे, जो भी उनके पास है उन सारी चीज़ों को। महाजन ने ब्याज की कोडी न छोड़ी, अब महाजन जो है, जमींदार जो है, जिनसे पैसे लिए थे, अब वो भाई अपने ब्याज के पैसे क्यों छोड़ेगा, वो तो पाई पाई करके सारे लेगा, तो एक कोडी तक उसने नहीं छोड़ी, यानी कुछ भी नहीं छोड़ा ब्याज का। रह रह आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बरघों की जोड़ी, अब रह रह कर यानी ना याद करके भी बार बार ये चीज़ याद आती है और उसकी आंखों में चुभती है। क्या बात? कुर्क, कुर्क यानी नीलामी। बरघों की जोड़ी, बरघ एक प्रजाति है जिसके बैल उसके पास थे किसान के, तो उनको भी क्या कर दिया उन लोगों ने, अपने पैसे लेने के लिए उन्हें भी नीलाम कर दिया। तो ये जो बात है वो बार बार उसकी आंखों में से चुभती है। किसको? किसान को। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, अब जो किसान की पत्नी है उसके लिए वो कह रहा है कि उजरी, उजरी यानी उसकी जो सफ़ेद गाय है वो किसी को भी उसकी पत्नी के अलावा दूध दूहने के लिए पास में नहीं आने देती थी, यानी दूध निकालने का काम कौन करती थी? उसकी पत्नी करती थी। और जो उसकी सफ़ेद गाय है वो और किसी को भी पास नहीं आने देती थी, दुहाने यानी दूध निकालने के लिए। आँखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती, अब ये जो बातें थी वो तो क्या है, सिर्फ यादें बन के रह गई हैं। सुख की खेती थी तो भरा पूरा परिवार था, सुख की खेती से मतलब है यहाँ उसका जो भरा पूरा परिवार था। तो आँखों में नाचा करती, आँखों में नाचा करना यानी बार बार याद आना। उजड़ गई जो सुख की खेती, यानी जो उसका भरा पूरा परिवार था वो क्या हो गया? उजड़ गया, बिखर गया। बिना दवा दर्पण के घरनी, घरनी यानी पत्नी, घरवाली। स्वर्ग चली आंखें आती भर, अब पैसे नहीं है तो अपनी पत्नी का इलाज कहाँ से करवाए, तो उसके पास क्या नहीं थे? दवा और उपचार के लिए पैसे नहीं थे, और इसी कारण से उसकी जो घरनी है, घरनी यानी जो उसकी पत्नी है, घरवाली है, वो स्वर्ग चली गई, यानी उसकी मृत्यु हो गई। आंखें आती भर, ये बात याद करके किसान की जो आंखें है वो भर आती है, यानी वो दुखी हो जाता है। देख रेख के बिना दूध मुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर, अब माँ की मृत्यु हो गई, छोटी बच्ची है, उसे कौन पालेगा भाई, और बिना देखभाल के, बिना दूध के, दूध मुही यानी दूध पीने वाली, सिर्फ दूध जो पीती है छोटा बच्चा जो होता है उसके लिए, तो उसकी एक लड़की थी, और जो बिना देख रेख के और दूध पिलाने वाली जो उसकी माँ थी उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो उसके बिना बिटिया 2 दिन बाद मर गई, तो 2 दिन बाद उसकी जो लड़की है उसकी भी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से एक के बाद एक जो संकट है वो किसान के ऊपर आते गए, विपदाएं हैं वो किसान के ऊपर आती है। पत्नी की मृत्यु पहले बेटे की हुई, फिर पत्नी की हुई, और पत्नी के बाद उसके बेटी जो थी उसकी भी मृत्यु हो गई। अब आगे है, घर में विधवा रही पतोहू, पतोहू किसको कहते हैं भाई? पुत्र की पत्नी। अब घर में विधवा रही, अब जो बेटा मारा गया था ना जवानी में, उसकी पत्नी है पतोहू, जिसको कहते हैं बेटे की पत्नी। अब वो क्या है? विधवा है। क्यों? क्योंकि उसका बेटा तो मारा जा चुका है। लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, अब ये नहीं कहा जा सकता कि वो लक्ष्मी का रूप थी या पति की हत्यारन, घातिन यानी हत्यारन। पकड़ मंगाया कोतवाल ने डूब कुएं में भरी मरी एक दिन, अब क्या था? कोतवाल कौन होता है भाई? जैसे अपने पुलिस वाले होते हैं ना थाने ये वगैरह, इनको क्या कहते हैं? कोतवाली भी नाम है, पर हिंदी में सुनते हैं कोतवाली, तो वहाँ का जो थानेदार होता है उसे क्या कहते हैं? कोतवाल। तो उसने क्या किया? उस स्त्री को पकड़ करके थाने में बुला लिया। अब ये जो बात है उस ज़माने में तो बहुत ज़्यादा शर्म भरी बात थी, तो उसने क्या किया? वहाँ से छूटते ही कुएं में कूद करके अपनी जान उस स्त्री ने दे दी, उसकी बेटे की पत्नी ने अपनी जान दे दी। खैर पैर की जूती जोरू, अब यहाँ क्या बताया जा रहा है कि खैर कोई बात नहीं, पैर की जूती जोरू, जोरू यानी स्त्री, पत्नी, इसको क्या बताया गया? पैर की जूती के समान बताया गया। क्यों? पैर की जूती का क्या करते हैं हम? एक नहीं तो दूसरी, एक टूटती है दूसरी ले लेते हैं, दूसरी टूटती है तीसरी ले लेते हैं, तो उसी के समान जो है यहाँ कवि ने उसको बताया है स्त्री को, कि स्त्री तो क्या है, कोई बात नहीं, चलो एक गई तो दूसरी आ जाएगी, पैर की जूती के समान है।
न सही एक दूसरी आती, एक ना सही दूसरी आ जाती। पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। लेकिन वो जवान लड़के की जो मृत्यु हो गई थी, उस बात को याद करते ही, शुद्ध करना यानी याद करना, याद करते ही छाती पर सांप लौटने लगते हैं। छाती पर सांप लौटने का अर्थ क्या होगा भाई? छाती पर सांप लौटना यानी बहुत ज्यादा दुख होना, पीड़ा होना। तो ये बात सोचते ही उसे बहुत ज्यादा पीड़ा होती है। ऐसा लगता है जैसे कि उसकी जो छाती है वो फटने को तैयार है, यानी बहुत गहरा दुख होना। कब? जब उसे अपने जवान लड़के की याद आती है, उसकी मृत्यु के बारे में उसे याद आती है। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक कहलाती। जब अपन कई बार क्या करते हैं, अपना अच्छा समय जो होता है वो बीत जाता है, और उसके बाद जब अपन उसको याद करने बैठते हैं तो कुछ क्षणों के लिए, कुछ पलों के लिए क्या होता है, अपने मन में खुशी आ जाती है, प्रसन्नता आ जाती है। तो उसी प्रकार से किसान जो है वो भी जब पिछली स्मृति यानी यादों को याद करता है तो उसकी आंखों में कुछ समय के लिए क्या आ जाती है, चमक आ जाती है। तुरंत सुनने में गढ़ वह चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती है। और जैसे ही उससे जागता वो, या उसे जैसे ही पता लगता है कि वो तो पिछली बातें याद कर रहा है, तो तुरंत क्या होता, उसके चितवन यानी उसके मन में ये जो बातें हैं, अब जो परिस्थितियां थी उनके लिए कैसी है, वो तीखी नोक के समान है, यानी पीड़ा पहुंचाने वाली है। सदृश यानी समान, तीखी नोक के समान क्या करती है, उसके मन को पीड़ा पहुंचाती है। तो इस प्रकार से जो किसान की स्थिति थी, जिस समय सुमित्रानंदन पंत हुए हैं उस समय की स्थिति के बारे में बताया। जरा आजकल तो फिर भी किसानों को बहुत सारी चीज़ें, सुविधाएं मिली हुई है, कोई उनकी फसलों को नहीं ले सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जिस समय अपने यहाँ अंग्रेज थे और उससे पहले की भी जो स्थिति थी, उसमें क्या था कि हर कोई को पैसे की जरूरत पड़ती, किसान को पैसे की जरूरत पड़ती, वो किसके पास जाता, पूंजीपति वर्ग के पास जाता, जमींदारों के पास जाता, और वहाँ से क्या करता, वो पैसे लेता। और ले तो लेता, लेकिन क्या था, मौसम साथ नहीं देता था, कभी बारिश ज़्यादा हो गई, कभी बिल्कुल ही नहीं हुई, तो फसल वगैरह नहीं होती, क्योंकि उसकी इनकम का साधन यही था। और नए नए जो वैज्ञानिक उपकरण है वो उनके पास नहीं थे, तो इसलिए वो उस ब्याज वगैरह को चुकाने में सक्षम नहीं हो पाते थे। इसलिए उन्हें ऐसी परिस्थितियों का एक के बाद एक जो आने वाली परिस्थितियां हैं, दुख है, उनका सामना उन्हें करना पड़ता था। तो ये इस प्रकार से इस पूरे चैप्टर की व्याख्या है। अब है इसके प्रश्नोत्तर। अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन। अब इन पंक्तियों के माध्यम से बताना है, आमतौर पर हमें डर किन बातों से लगता है भाई, जो कि हमें पीड़ा पहुंचाने वाली है, या जिन बातों ने हमें पीड़ा पहुंचाई है, उन बातों से हमें क्या लगता है, डर लगता है। उन आंखों से किसकी ओर संकेत किया गया है, किसान की आंखों की ओर संकेत किया गया है। कवि को उन आंखों से डर क्यों लगता है भाई, क्योंकि उसमें बहुत सारा दुख, दरिद्रता, दारुणता, निरसता, निराशा भरी हुई है, इसलिए उन आंखों से डर लगता है। डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आंखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया है, क्योंकि वो हमें ये बताना चाहते हैं कि किसान जो है उसे किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, कितने दुख उसने देखे हैं। यदि कवि इन आंखों से नहीं डरता, क्या तब भी वह कवि लिखता? तो तब भी वो लिखता ही, कुछ ना कुछ हमें बताते ही। कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया गया भाई, पूंजीपतियों और जमींदार लोगों को जिम्मेदार बताया गया है। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक कहलाती। इसमें किसान के किन पिछले सुखों की ओर संकेत किया गया है, तो ये अपन ने देखा है, क्या क्या बताया है कि उसके खेत जो थे वो क्या थे, हरे भरे थे, लहराते थे, उसका परिवार कैसा था, भरा पूरा था एकदम से, किसी चीज़ की उसे परेशानी नहीं थी, धन भी खूब था, घर में भी सुख शांति थी। संदर्भ सहित आशय स्पष्ट करना है, तो आशय स्पष्ट करने में क्या करना है, आपको इसका भाव लिखना है, ये बताना है कि हाँ भाई इसका अर्थ ये होगा। तो ये आपको मैं बता चुकी हूँ, व्याख्या बता दी, तो वही इसमें आपको करनी है। अब स्टार्टिंग के जो 2 पद है ना, उनकी व्याख्या आप कर लेना, जिससे कि आपको व्याख्या लिखने की आदत बनी रहे। तो ये है इसके क्वेश्चन आंसर। तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर है अपना सुमित्रानंदन पंत वे आंखें कंप्लीट हो गया है।